एक बार बताओ, स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम एवरीवन। Well, एंड sir. आप लोगों को पता है ना ये सेशन किस लिए है? ये सेम सेशन दो ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, ऑप्शनल रिलेटेड। ठीक है। जिनको भी ऑप्शनल से रिलेटेड डाउट्स थे, किस तरीके से ऑप्शनल एग्जाम को, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट को हमको सेलेक्ट करना, उससे रिलेटेड ये बेसिकली ये सेशन है। ठीक है। एंड ठीक है, चलो काफी लोग आ चुके हैं। मुझे नहीं लगता आज ज्यादा आएंगे, क्योंकि दो सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं ये वाले। बिकॉज न्यू स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अनदर सेशन टुडे। ओके। तो जब भी हम ऑप्शनल के बारे में, ऑप्शनल किस तरीके से सेलेक्ट करना है ना, जब हम इस तरीके की चीज को डिसाइड करना चाहते हैं, तो मैं उससे पहले आपको बताता हूँ कि ऑप्शनल को डिसाइड करने के पीछे सबसे मेजर फैक्टर क्या होना चाहिए। ठीक है। तो जब हम ऑप्शनल पेपर की बात करते हैं, एक बार बताओ, इस सबको दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. जब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिसाइड करने से पहले व्हाट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग विच वी नीड टू कंसीडर, एंड द फर्स्ट थिंग इज योर इंटरेस्ट। ठीक है। अभी बताऊंगा कि क्यों। ठीक है। इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो यूपीएससी की जर्नी है, अगर आप एक अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई करते हो, देन ऑल्सो इट विल टेक अराउंड 1.5 years। ठीक है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप इसको क्वालिफाई करते हो, तो ये भी 1.5 साल की जर्नी होती है। अगर आपको 2 से 3 अटेम्प्ट लगते हैं, तो आप समझते चले जाओ कि 1.5 साल, फिर 1 साल और 2.5 साल, 3.5 साल, 4.5 साल, इस तरीके से चलती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1.5 years से लेके मान लो 4.5 years तक, कितना भी टाइम लग सकता है, नो वन नोज। ठीक है। आप सोच रहे हो कि मिनिमम टू मैक्सिमम कितना ज्यादा टाइम है, और इसमें से इतने लंबे टाइम के लिए अगर आपको कोई बोला जाए कि एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, समझ रहे हो, एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है बहुत लंबे समय तक, और उस सब्जेक्ट में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो उस सब्जेक्ट को आप इतने टाइम तक कैसे भी नहीं पढ़ सकते। यू विल स्टार्ट फीलिंग बोर्ड। ओके। आपको बोरियत आने लगेगी उस सब्जेक्ट से। तो इंटरेस्ट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच यू नीड टू कंसीडर। क्यों? दो रीजन है उसके। पहला रीजन क्या है कि आपका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है। किसी भी सब्जेक्ट को, जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो, बहुत लंबे समय तक आपको उसको पढ़ना है। और बहुत लंबे समय तक आप किसी चीज को तभी पढ़ सकते हो जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट है। अगर मैं आपको जबरदस्ती, मान लो ज्योग्राफी, मैंने बोला आप ज्योग्राफी ऑप्शनल ले लो, और ज्योग्राफी में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप एक भी दिन उसको नहीं पढ़ोगे, और जबरदस्ती पढ़ोगे भी तो आप एक बार उसका सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, लेकिन उसको बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि ये साइकिल इतनी लंबी होती है कि आपको पता नहीं है कि इस साइकिल में आपको कितनी बार ऑप्शनल को रिवाइज करना है, कितनी बार उसके आंसर्स लिखने, कितनी बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। मल्टीपल टाइम्स यू हैव टू गो थ्रू दैट साइकिल। ओके। तो सबसे जो पहला जो पॉइंट मैंने बोला इंटरेस्ट का, वो इसीलिए है क्योंकि ड्यूरेशन बहुत लंबा है। दूसरी चीज, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ही ज्यादा नहीं आएगा, तो कभी भी आप उसको बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ोगे। अगर आप कोई क्लास लोगे, तो आप फैकल्टी ने जो नोट्स बनवाया आप उतना पढ़ोगे। ठीक है। उसने अगर एक दो मटेरियल सोर्सेज बता दिए, आप उतना पढ़ोगे। लेकिन ऑप्शनल इज नॉट अबाउट जस्ट कोचिंग मटेरियल और वॉट एवर द फैकल्टी इज टीचिंग, और वॉट एवर द फैकल्टी इज डिक्टेटिंग यू। faculty is the optional subject is beyond this. Why? Because in optional आप एक देखो कि फ्रॉम बीए, अगर मैं किसी भी ह्यूमैनिटीज की बात करूं, टू एमए, यहां से यहां तक का सिलेबस इसके अंदर कंसीडर होता है। और उसके बाद यूपीएससी आपको क्या बोलता है? यूपीएससी आपको ये बात बोलता है कि सी वी विल टेक एग्जाम ऑफ जनरल स्टडीज। ठीक है। एक तो हम जनरल स्टडीज का एग्जाम लेंगे अलॉन्ग विद जीएस। वी आर गिविंग यू अ चॉइस, we are giving you a choice of, you can choose any subject in which you are comfortable. It does not matter whether you have done graduation in that subject or not. That kind of open choice UPSC is giving to you.
तो यूपीएससी कभी भी ना ऑप्शनल सब्जेक्ट में ना लीनियंट नहीं होता, याद रखना। वो जीएस में लीनियंट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शनल में कभी भी वो लीनियंट नहीं होगा मार्किंग में। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी ऑप्शनल की जो कॉपीज चेक होंगी, जो भी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर चेक करेंगे, क्योंकि उसने आपको एक ओपन चॉइस दी है। उसने आपको एक ओपन चॉइस दी है कि आप अपनी मर्जी से अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट चूज करो। उनका तो जो अल्टीमेट पर्पज है वो यही है कि आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट है ना उसको करो और दिखाओ कि आप कितना अच्छा कर सकते हो। तो अगर आप उस सब्जेक्ट को ही वीक करके चलोगे, उस सब्जेक्ट को वीक करके चलोगे, तो वो आपको इसमें बख्शेंगे नहीं और कभी आपको ऑप्शनल में मार्क्स नहीं देंगे। इसलिए जब सब्जेक्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो आपको उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। दैट शुड बी बियॉन्ड फैकल्टी, बियॉन्ड क्लास नोट्स, बियॉन्ड डिक्टेशन, एवरीथिंग। यू हैव टू डील दैट सब्जेक्ट thoroughly with a lot of practice and by exploring multiple reference material। ठीक है? तो आपको पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि ऑप्शनल को लेने के लिए क्या जरूरी है, इंटरेस्ट किस किस वजह से जरूरी है। यस बताइए, सर। समझ रहे हो? ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे जो हमें ऑप्शनल के लिए कंसीडर करना होता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा ग्रेजुएशन। ठीक है, कि आपने किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अब मैं आपसे एक बात बताता हूँ कि अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो मिनिमम आप 3 इयर्स किसी सब्जेक्ट को ऑलरेडी दे चुके हो। पोस्ट ग्रेड करते हो तो आप ऑलरेडी 2 साल या 1 साल, जो भी आपका पोस्ट ग्रेड का टाइम है, वो आप ऑलरेडी उसको दे चुके हो। तो आप ये समझो कि 3 से लेकर 4 to 5 इयर्स किसी आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑलरेडी यू हैव डिवोटेड। ठीक है। अब कॉलेज का मुझे पता है कि बहुत अच्छे से लोग नहीं पढ़ते। ठीक है, कोई बात नहीं। कभी लेक्चर अटेंड किया है, कभी फैकल्टी को सुना है, कभी प्रोफेसर्स को सुना है, आपने वो 2-3 साल नोट से पढ़ा है, आप फेमिलियर हो उस सब्जेक्ट से, और आपने उसमें 3-4-5 साल उसमें डिवोट किए हुए हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक सब्जेक्ट तैयार करना है और उसको इतना रिफाइन करना है कि वो यूपीएससी के स्टैंडर्ड से मैच करे, तो मुझे एक बात बताओ कि एक सब्जेक्ट जिसको आप 3-4-5 साल दे चुके हो ऑलरेडी, उस सब्जेक्ट को अगर मैं इसी सब्जेक्ट को बोलूं कि तैयार करके एकदम बहुत अच्छे तरीके से यूपीएससी के स्टैंडर्ड का ले आओ, तो इसको तैयार करके लाने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत या बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका अब जाके ऑप्शनल के यूपीएससी के ऑप्शनल में ले रहा है, जिसका कोई बैकग्राउंड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं है। तो उसको भी, क्योंकि मैंने बोला ना इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, तो जब आप इसको इस लेवल पे लेके आने चाहोगे तो आपको हमेशा एक एज रहेगा। तो जो ग्रेजुएशन करते हैं उनको हमेशा एक एज उस सब्जेक्ट में रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें इतना टाइम दे चुके होते हैं। भले ही वो बहुत सिंसियरली ना पढ़ा हो, लेकिन कभी ना कभी उन्होंने सुना होता है, नोट्स देखे होते हैं, किताबें पढ़ी होती है, कुछ ना कुछ उसमें किया होता है। तो अगर वो ये ठान लेगा कि मुझे अब इसको यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे पढ़ना है और मुझे इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो उसको हमेशा एज मिलेगा, उसको हमेशा एज मिलेगा इन कंपैरिजन टू अ न्यू कमर जिसने वो सब्जेक्ट कभी ग्रेजुएशन में पढ़ा ही नहीं है। और जिसने कभी वो ग्रेजुएशन में पढ़ा नहीं है, तो वो जब अब स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली उसकी मेहनत भी ज्यादा लगेगी, उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके का अगर कोई सब्जेक्ट है, इस तरीके का अगर कोई सब्जेक्ट है जो कि आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, आपका इंटरेस्ट भी है और आपको पता है कि इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप होनी ही चाहिए, तो आपको उस तरीके से भी कंसीडर करके, सेकंड पॉइंट को भी कंसीडर करके ही अपना ऑप्शनल चूज करना चाहिए। बताइए, यहां तक कोई डाउट? क्या ये सेकंड पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अभी पहले पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, फिर देखेंगे क्या और स्ट्रेटेजी और स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा जो थर्ड पॉइंट है जो हमको कंसीडर करना है। किस चीज के लिए थर्ड पॉइंट कंसीडर करना है हमको? अपना ऑप्शनल चूज करते हैं मैं, एंड दैट इज मटेरियल, फैकल्टी, ठीक है, एक्सेट्रा, कोचिंग क्लासेस जो भी है।
सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ऑप्शनल का आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है, उस सब्जेक्ट का मटेरियल, उस सब्जेक्ट की बुक्स, उस सब्जेक्ट का इवेल्युएशन मार्केट में अवेलेबल है या नहीं। अगर आप ऑप्शनल को तैयार करोगे, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, तो उसको कोई इवेल्युएट भी तो करके देगा आपको। अगर कोई इवेल्युएट नहीं करेगा, कोई इवेल्युएट नहीं करेगा, तो आप उसमें इंप्रूव नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो और दूसरी चीज, मार्केट में मटेरियल होना चाहिए, बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए जो रेफरेंस मटेरियल है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं विच पीपल कंसीडर टू बी टेकिंग, बट मार्केट में नहीं मिलता। अब जैसे मैं आपको एक बात करता हूँ, जैसे एक सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर एक सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सिलेबस है, जिनको भी इसमें इंटरेस्ट आता है वो लेते हैं। लेकिन जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ कॉलेज की बुक्स मिलेंगी। इसमें जो इसका सब्जेक्ट है कॉलेज बुक्स है, वही इसका मटेरियल होता है, ठीक है। उसके अलावा कोई कोचिंग में आपको इसकी क्लासेस नहीं मिलेंगी, ठीक है। इसकी क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी, कोई कोचिंग के नोट्स आपको नहीं मिलेंगे इसमें। आप इसके आंसर राइटिंग की कहीं प्रैक्टिस भी नहीं, कोई मेंस टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगी इसकी, समझ गए। तो ये ऑन योर ओन करना पड़ने वाला सब्जेक्ट है, समझ रहे हो। इंग्लिश लिटरेचर वही बच्चे लेते हैं जिनका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जिनके कॉन्टेक्ट अपने प्रोफेसर से हो अच्छे तरीके से, जो वहां पर अपने प्रोफेसर को से रिक्वेस्ट करके अपने आंसर्स मीन्स के चेक करवा सके, ताकि वो इम्प्रूव कर सके। क्योंकि भाई यूपीएससी जब चेक करता है ना, जब यूपीएससी ऑप्शंस को चेक करेगा, तो वो क्या करता है, बेसिकली वो नॉर्मलाइज कर देता है, नॉर्मलाइज करेगा। क्योंकि सबके अलग अलग ऑप्शनल होते हैं, तो वो सबको नॉर्मलाइज करके फिर मार्क्स अलॉट करेगा, समझ रहे हो। और जब नॉर्मलाइज होगा तो कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत हाई स्टैंडर्ड से लिखा गया है, हाई स्टैंडर्ड से सब्जेक्ट लिखा गया है, और एक नॉर्मल लिखा गया है, समझ रहे हो। तो जब ये नॉर्मलाइज होगा, जब ये नॉर्मलाइज होगा, तो हमेशा इसको एज मिलेगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड हाई है, इसका स्टैंडर्ड हाई है। तो आपका जो कंपैरिजन होगा वो फिर अब यहाँ से नहीं रह जाएगा, वो कंपैरिजन अदर ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के साथ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरिट तो कॉमन बनेगी, समझ रहे हो। मेरिट कॉमन बनेगी जिसमें सबने अलग अलग ऑप्शन लिए हुए हैं, तो सबको एक लेवल पे लाके मार्किंग करी जाती है। और अगर आपका ये इनहेरेंटली वीक रह जाएगा ऑप्शनल, तो वो जब लेवल पे सबको इकट्ठा लाया जाएगा, तो आप अपने आप को बहुत पीछे पाओगे, क्योंकि आपने इंप्रूव नहीं किया, उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं है, आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे शार्प नहीं हुए हैं। इस वजह से इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो मैं सिर्फ उन्हीं को सजेस्ट करता हूँ कि भाई जिनके पास मटेरियल है, चलो मटेरियल बुक्स तो मिल जाएंगी, जिनके पास में कोई प्रोफेसर के कॉन्टैक्ट्स हैं अच्छे, दोज हु कैन गो टू देम एनी टाइम एंड दे कैन गेट देयर आंसर्स इवेल्युएटेड, ठीक है। और बाय देयर ओन दे हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि भाई वो इस पर्टिकुलर ऑप्शन को लेके अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे, देन आई वुड सजेस्ट देम। अदरवाइज सबसे पहले देखो मार्केट में मटेरियल अच्छे से अवेलेबल है या नहीं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी चीजें अवेलेबल है या नहीं। तो तीसरा पॉइंट ऑप्शनल को कंसीडर करते हुए समझ में आया क्या हमें एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है, बताइए। Yes, sir. ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमारा ये बेसिकली था मटेरियल, और इसको कंसीडर करते हुए अब आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पर, जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट है, जो कि बहुत मतलब स्यूडो पॉइंट समझो इसको, कंसीडर मैं तो ज्यादा नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ, और वो है स्कोरिंग, ठीक है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मतलब कोई पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है। सपोज कोई सब्जेक्ट है, साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, सपोज फिजिक्स है, ठीक है, या मैथमेटिक्स है। अब मैथ्स को हमेशा बोला जाता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप स्कूल टाइम में भी देखा होगा तो सब बोलते हैं कि स्कोरिंग है, क्यों, आंसर सही तो सही, गलत तो गलत, ठीक है, हमेशा ही स्कोरिंग रहेगा, ठीक है। बट इस पॉइंट को मैं बहुत ज्यादा कंसीडर इसलिए नहीं करता, क्योंकि डेफिनेटली मैथमेटिक्स हमेशा स्कोरिंग रहेगा। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि सारे ऑप्शनल को एक साथ रखकर, उनको नॉर्मलाइज कर सेम लेवल पर लाकर यूपीएससी क्या करता है, मार्किंग करता है। तो डेफिनेटली इसको थोड़ा सा एज हमेशा ज्यादा रहेगा, वो बात मानी जा सकती है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में ऐसा नहीं होगा कि ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट हैं वो सफर करेंगे।
अगर ऐसा होता तो ह्यूमैनिटीज के सिलेक्शन नहीं होते या रैंक नहीं आती, पर ऐसा हमने देखने को नहीं मिलता। तो बहुत लोग इस पर्टिकुलर फैक्टर को कंसीडर करते हैं। आप करना चाहो आप कंसीडर कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं कर सकते। मैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देता हूँ पर बहुत ज्यादा नहीं देता। थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दूंगा कि मैथमेटिक्स में डेफिनेटली ये कभी ना कभी, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट कभी ना कभी थोड़ा सा एज तो आपको देगा। लेकिन इसका मतलब ये रहेगा ना कि मैथ्स आता ही नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं है और मैथ्स ऑप्शन ले लिया जस्ट बिकॉज वो दो चार नंबर फालतू आपको एक्स्ट्रा स्कोरिंग में दिख रहे हैं। ठीक है। और इन कंपैरिजन टू ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, डेफिनेटली ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर करना थोड़ा सा इससे तो टफर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अगर ट्वेल्थ या बोर्ड्स या आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेड किया है तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटीज के बच्चे टॉप नहीं करते या ह्यूमैनिटीज के बच्चे मोर देन 95% नहीं लाते। वो भी स्कोर आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्कोर आता ही नहीं है, स्कोर आएगा इसमें भी, स्कोर आएगा इसमें भी। तो अगर और यूपीएससी के लिए जब मैं बात करूं तो आप ये बात याद रखना कि सारे ऑप्शनल, सारे जितने भी बच्चे हैं, सारे ऑप्शनल्स को एक लेवल पर लाकर तब मार्किंग की जाती है, वो एग्जैक्ट मार्किंग नहीं होती। अगर कोई बच्चा 500 में से 400 ले आया है मैथ्स में, तो आप कभी भी देखना उसके एक्चुअल मार्क्स 400 नहीं आएंगे। वो नॉर्मलाइज होके जो मार्क्स आएंगे बाकी ऑप्शनल के कंपैरिजन में वही आएंगे, क्योंकि सारे ऑप्शनल अलग होते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो इसको बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करते। अगर आपको लगता है एक दो सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस में कोई हो गया, आपको लगता है कर सकते हैं तो आप कंसीडर करो। मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। क्या ये आपको चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आए हैं कि क्यों हमको ऑप्शनल लेना है, किस वजह से हमें ऑप्शनल लेना है? बताइए। बोलो भाई। यस सर, समझ आती ठीक है। जी चलो, सर। अब मैं आपको ना थोड़ा सा अलग अलग सब्जेक्ट किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स क्या है, थोड़ा उससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ताकि आपको ये बातें और अच्छे से क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। ठीक है। ओके। तो ये हमारे पास एक स्लाइड है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये वाला ग्राफ एक बार मैं दिखाता हूँ। ठीक है। देखो, अब इस स्लाइड को सबको विजिबल है नहीं? यस सर। ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे बात करी कि ये हमारे पास डेटा है। देखो 2019, 2020, 2021, ये ऑथेंटिक यूपीएससी का डेटा है। ठीक है। अब यूपीएससी का जो डेटा है उसमें ये बता रहा है कि देखो, ह्यूमैनिटीज ए सबसे ज्यादा, ये रेड वाला जो है, सबसे ज्यादा ये वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं। समझ के? अब इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कौन कौन से देखो, एंथ्रो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे आपने सुने होंगे, ज्यादातर बच्चे ये सब्जेक्ट्स लेते हैं। समझ रहे हो? ये सबसे ज्यादा कॉमन ऑप्शनल्स हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें इसमें जो स्पेशलाइजेशन चाहिए वो सबसे मिनिमम रहता है। स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में सबसे मिनिमम चाहिए। कोई भी किसी भी स्ट्रीम से है, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएटेड है, वो ये सब्जेक्ट्स कॉमनली ले लेता है और वो इनको अच्छे से पढ़ पाता है। ठीक है। बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ इसमें नहीं देना होता है। इसी के कंपैरिजन में देखो, जो दूसरा सबसे कॉमन ऑप्शन है, फिर आते हैं ह्यूमैनिटीज के ही, इसका इन्होंने दिया हुआ है ह्यूमैनिटीज बी। इसमें क्या है? इसमें आता है आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स। अब आप खुद सोचो इसमें क्या है, सम लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए। सम लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन क्यों चाहिए? क्योंकि जिसने कॉमर्स अकाउंटेंसी कभी पढ़ी ही नहीं है तो उसको तो लेने का मतलब नहीं बनता ना, लेकिन जिसने एक बार पढ़ी है तो कम से कम वो ये रिस्क ले सकता है। सिमिलरली विद इकोनॉमिक्स, सिमिलरली विद लॉ। अगर एलएलबी की है तभी तो लेगा, अगर नहीं की है तो उसके लिए लॉ लेना बहुत मुश्किल है, नहीं ले सकता। सिमिलरली मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्यादातर लोग लेते हैं जिन्होंने कभी ना कभी मेजर माइनर में अपने ग्रेजुएशन में पीएसआईआर या पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होता है, और यूजुअली ज्यादातर लोगों ने पढ़ा ही होता है कहीं ना कहीं। ठीक है। और कुछ लोग इसको ऐसे भी ले लेते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है, तो ठीक है। पर इसमें
ये इतने कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ इतने भी टफ नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए। सम लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन इन दीज ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। नाउ कम्स टू द लिटरेचर सब्जेक्ट्स। ठीक है। लिटरेचर सब्जेक्ट्स में तो मैं ओपनली आपको बोलूंगा, ओपनली आप सबको एक ही एडवाइस दूंगा कि एक्सेप्ट फॉर हिंदी लिटरेचर, एक्सेप्ट फॉर हिंदी लिटरेचर, जो भी लिटरेचर सब्जेक्ट आपका है वो आपको बाय योर ओन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ भी मार्केट में मुश्किल से मुश्किल नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? क्योंकि बाकी जितने भी एक्सेप्ट फॉर हिंदी लिटरेचर, बाकी जितने भी लिटरेचर है उसको आपको कोचिंग मिलना मुश्किल है, मटेरियल भी मिलना मुश्किल है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी मुश्किल मिलेगी आपको, कोई फैकल्टी इवेल्युएशन के लिए भी बहुत मुश्किल से मिल जाए तो मिल जाए, वरना बहुत ही ज्यादा टफ पड़ जाता है इनमें। तो ये जो भी करते हैं वो या तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में स्ट्रांग होता है उनका ये सब्जेक्ट, या उनके फैकल्टी प्रोफेसर होते हैं कॉलेज में इन कॉन्टैक्ट जो उनको इवेल्युएट करके दे पाए वो ही करते हैं। सिर्फ हिंदी लिटरेचर के लिए मैं बोलूंगा कि इसके लिए मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है, इसकी क्लासेस भी अवेलेबल है। ये थोड़ा सा लिटरेचर में फेमस लिटरेचर है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हो, क्योंकि मार्केट के मटेरियल जो आपका थर्ड पॉइंट था ना मटेरियल वाइज, यहाँ पर वो बहुत रेलिवेंट हो जाता है लिटरेचर के सब्जेक्ट्स को चूज करते टाइम। क्लियर? ये पॉइंट Yes, sir. अभी आपको दिखाएंगे कैसे बोल रहा हूँ। ठीक है। अब आ जाते हैं बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे। अब यहाँ से जो लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो? यहाँ पे बिल्कुल हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए इस सब्जेक्ट में, वरना ये नहीं होंगे। जैसे इंजीनियरिंग जिसने नहीं की है और जिसने की भी है उसकी भी हिम्मत होनी चाहिए कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो 4 साल का आपका कोर्स है पूरा, वो अकेला इतना बड़ा कोर्स है जो बाकी पूरा यूपीएससी का सिलेबस के बराबर बैठता है। तो एक तो सिलेबस बहुत ज्यादा, तो उसके बाद क्वालिटी इसमें बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए। तो ये बहुत हाईली स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ऑप्शनल में लेने हैं। तो आपको डिपेंड करता है कि आपका कितना अच्छा कमांड है अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में। सिमिलरली मेडिकल साइंस जो एमबीबीएस या जो वेटरनरी साइंस करते हैं, ठीक है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा वही लोग लेंगे जिन्होंने ये सब पढ़ा होता है। ठीक है। और इससे थोड़ा कम पे आता है आपका एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी। ये भी वही सब्जेक्ट्स हैं साइंस के, जो आपने पढ़े हैं तो आप कर पाओगे, नहीं पढ़े हैं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो सबसे कम जो लिए जाने वाले सब्जेक्ट्स है ना यही है इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट। देखो आप ये देख रहे हो आप, ये है। उसके बाद आता है ये मेडिकल साइंस, ये है। और ये थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है ये नॉर्मल साइंस के सब्जेक्ट्स, एग्रीकल्चर एंड मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। ठीक है। और ये देखो लिटरेचर का फिर से ये देखो काफी कम है। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लगा कि किस तरीके के सब्जेक्ट्स चूज करते हैं लोग। और ये देखो 3 साल का जी डेटा सर। है, 1 साल का नहीं है, 19, 20, 21 का डेटा है। ठीक है। जी तो सर। एक्सक्यूज मी सर, आई हैव मिनिमम क्वेश्चन। लेवल। हाँ जी। हेलो सर, एक आपको सजेशन था सर, मतलब सजेशन कम रिक्वेस्ट है सर, कि इन केस अगर कोई लिटरेचर का ऑप्शनल चूज करता है, ठीक है, तो अभी आपने जैसे बताया कि उसके लिए जो सेल्फ स्टडीज करना पड़ेगी, तो क्या सर हमारा निर्णय आईएएस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, लिटरेचर के लिए एक क्लास कंडक्ट कर सकता है सर उसके स्पेशल, या उससे किसी ने पास किया हो उसकी, जैसा कि फॉर एग्जांपल उर्दू लिटरेचर से अपने जो सलमान पटेल साहब ने पास किया था। हेलो। हाँ। हाँ, तो सर उनका मतलब 1 घंटा आधे घंटे का सेशन जिसमें वो हमको गाइड कर सकते हैं कि भाई आपको किस तरह की बुक्स पढ़नी है, क्या रहेगा उसका मटेरियल वगैरह ऐसा। उसके लिए तो बेटा आपको मैसेज करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा फेसबुक को एक बार। अच्छा अच्छा। ठीक है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो और जी, पूछ रिक्वेस्ट सकते ही हो कर रहा कि हूँ सर। ऐसा उनका कोई प्लान जी है जी या नहीं है। जी 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 ठीक जी है। सर। जी अगर सर। अगर अगर आपकी ज्यादातर लोगों की रिक्वेस्ट इस तरीके की रही तो डेफिनेटली वो फिर कुछ सोचेंगे इस बारे में कि भाई किसी को इनवाइट किया ओके जा सकता है, स्पेशल सेशन ओके। करवा दें। ठीक है। यस यस। थोड़ा सा गाइड करने के लिए सब्जेक्ट वाइज। तो ओके। डेफिनेटली अगर आप उनको मेल करते हो, उनको रिक्वेस्ट जी। करते हो, वो उनके ऊपर है, वो मैनेजमेंट के ऊपर है, वो क्या डिसाइड करते हैं। अगर हाँ उनको लगेगा कि हाँ चलो ये करना चाहिए बच्चों के लिए तो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू डू इट। ओके। ओके।
दैट Okay. डिपेंड्स के मैनेजमेंट के ऊपर है वो Thank सारा, you. वो क्या डिसाइड करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ Okay, तक sir. Thank you. यहाँ तक थोड़ी क्लैरिटी आई है ये स्लाइड में। Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जी ठीक है, अब आ जाते हैं इंडिविजुअली। अब आपको मैं सबसे अच्छी चीज दिखाता हूँ, स्टैटिस्टिक्स। अभी जो आपको मैंने समझाया जो नॉर्मल ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, अब आ जाओ देखो सबसे फेमस चल रहा है आजकल ये। ठीक है, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, सिलेक्टेड कितने हैं, और सक्सेस रेट देखो कितना है। ठीक है, 2021 का डेटा है। ठीक है, more than 1,000 students are there. Out of them 90 got selected, 7.8% success rate anthropology. ठीक है, अब आओ दूसरा ज्योग्राफी। इसको देखो, more than 1,000 still 66 got selected, 6.1% success rate. कंपेयर करते चलना। ठीक है, अब आ जाओ हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखो 574 जस्ट हाफ हो गए। ठीक है, ठीक है, हाँ हिस्ट्री में देखो अब 574 हो गए। ठीक है, तो देख रहे हो इन दोनों के कंपैरिजन में जस्ट हाफ हो गए, ये भी ऑलमोस्ट हाफ हो गया और कम होगा 4.4% सक्सेस रेट। ठीक है, लिटरेचर को बाद में देखेंगे, कॉमन आ जाएगा। फिलोसफी 265 स्टूडेंट्स 20 गॉट सेलेक्टेड, 7.5%। क्योंकि देखो कम बच्चों ने लिया, कम ही सेलेक्ट हुए, लेकिन जब रेशियो निकालोगे तो 7.5 थोड़ा एवरेज आ गया। ठीक है, PSIR स्टिल मोस्ट फेमस, मतलब सबसे मैक्सिमम इसी में है इस समय पे। 1571 सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्टेड भी सबसे ज्यादा, 8.9% इसका सक्सेस रेट, अबव एवरेज। ठीक है, ये एवरेज है। ठीक है, ये अबव एवरेज। क्लियर, अब आ जाओ इस रिजल्ट देखो। सोशियोलॉजी मोर देन 1,000 92 सेलेक्टेड, 8.5 अबव एवरेज। ठीक है, ठीक है, स्टूडेंट्स काफी है। ठीक है, और एक नॉर्मल सेलेक्ट हो रहे हैं जितने बाकियों से हो रहे हैं, तो एक अबव एवरेज इसका रहता है। साइकोलॉजी बहुत स्पेसिफिक, 127 ओनली 15 गॉट सेलेक्टेड, लेकिन सक्सेस रेट बहुत हाई है। देख रहे हो, सक्सेस रेट एकदम से हाई होगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए, कंपटीशन कम हो गया। ठीक है, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स भी, जो चार फैक्टर्स आपको बताए ना, सबको सारे सब्जेक्ट में वो चार फैक्टर्स कंसीडर करके चलना, तभी आप डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, अब मैं आपको सक्सेस रेट दिखा रहा हूँ, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया था। पहले ये बहुत ज्यादा फेमस सब्जेक्ट होता था, फिर इसका बीच में डाउनफॉल आया और ये अगेन प्रोमिनेंस गेन कर रहा है इस समय पर। तो ठीक है, अब दोबारा से इसकी 361 है, 31 सेलेक्टेड। ठीक है, तो अबव एवरेज इसका भी एक तरीके से कह सकते हैं, 8.6% इसका क्या है, सक्सेस है। अब आ जाते हैं जो हमारे थोड़े से अलग तरीके के सब्जेक्ट्स हैं। जैसे देखो जो स्पेशलाइज मैंने बोले थे ना आपको, साइंस वाले जो सब्जेक्ट्स थे जिसमें थोड़ा स्पेशलाइजेशन चाहिए। अब देखो केमिस्ट्री 127 14 सेलेक्टेड, सक्सेस रेट बहुत अच्छा, 11% सक्सेस रेट है। लेकिन देखो ना कंपटीशन कम है, बहुत कम बच्चे ले रहे हैं, तो ये इस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं। अब इंजीनियरिंग की बात करें तो मैंने देखा था सबसे कम लोग लेते हैं, 135 स्टिल 10 सेलेक्ट। ठीक है, तो ये है बिलो एवरेज। एक तो सिलेबस इतना ज्यादा, बहुत कम लोग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद भी सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा इतना अच्छा नहीं है, 7.4 ही है। स्टिल एवरेज मान लो इसको, बिलो एवरेज तो नहीं, एवरेज मान लो। बिलो एवरेज तो हिस्ट्री है, ये है बिलो एवरेज। एंड इवन ज्योग्राफी इस समय पर। ठीक है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी बोला था थोड़ा स्पेशलाइजेशन चाहिए, 140 आउट ऑफ 20, 50%। देख रहे हो आप कितना हाई सक्सेस रेट। देखो ये भी देखते चलना कि कंपटीशन किस सब्जेक्ट में है ही नहीं, और क्या कितना अच्छा सिलेक्शन रेट आ रहा है इसका। इकोनॉमिक्स अगेन थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन चाहिए, 190
25 सेलेक्टेड 13.2, इसका भी क्या है, बहुत अच्छा सक्सेस रेट जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखो, आउट ऑफ 117 ओनली 7, बिलो एवरेज। ठीक है, 6%। सिमिलरली लॉ देखो 180 21 11%, अच्छा एवरेज रेट है। ठीक है, तो सक्सेस रेट है। ठीक है, वही लेगा जिसने लॉ पढ़ा है, एलएलबी है, लेकिन ठीक ठाक है। तो स्पेशलाइजेशन जिस जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें थोड़ा स्पेशलाइजेशन चाहिए, उसमें एक चीज आपने देखी होगी कि आपको कंपटीशन कम हो जाता है। कंपटीशन कम हो जाता है, लेकिन सब में सक्सेस रेट, कंपटीशन तो कम है, कंपटीशन तो भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी कम होगा, लेकिन सक्सेस रेट उस तरीके का नहीं है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इस तरीके के सब्जेक्ट आप देख रहे हो, मोर देन 10% सक्सेस रेट लॉ, 15% कॉमर्स में, 11% केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर, ये देखो ओनली 115, 12 सेलेक्टेड, मोर देन 10% सक्सेस रेट आ गया। देख रहे हो। अब आपको मैं लिटरेचर की बात करता हूँ। लिटरेचर में देखो, मैं आपको बोला था कि हिंदी लिटरेचर को छोड़ दो, देखो 211 बच्चे, 22 सेलेक्ट हो रहे, मोर देन 10% इसका आगे सक्सेस है। बाकी लिटरेचर आप सारे देखो, बाकी लिटरेचर देखो, बंगाली लिटरेचर 300, एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ, केवल 3 लोगों ने लिया। इंग्लिश लिटरेचर केवल 27 लोगों ने लिया, 3 सेलेक्ट हुए, परसेंटेज सक्सेस रेट बहुत अच्छा आ गया। पर ये क्या है, ऑन देयर ओन, अपनी अपनी तरफ से तैयारी करिए, सेल्फ करिए, कोई इसकी बहुत ज्यादा नहीं है। गुजराती लिटरेचर देखो 32 आउट ऑफ देम 2 सेलेक्टेड, 6% का सक्सेस रेट आ गया। कन्नड़ लिटरेचर 67, 11% आ गया। तो ऑब्वियसली इसमें एक दो सेलेक्ट भी होंगे, 12 में से 2 सेलेक्ट हो गए, तो ऑब्वियसली इतना हाई परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो ना कि ये भाई बहुत ही रेयर लोग लेते हैं, जिनको लेना है बस वही। ठीक है, देखो उर्दू लिटरेचर आप पूछ रहे, आउट ऑफ 7 2021 का डेटा है ये, 0 रहा है। ठीक है, बाकी अब देखो सबका ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, एक एक दो दो तीन तीन सिलेक्शन है। ठीक है, अब देखो मणिपुरी 2 लोगों ने लिया है, एक ले लिया तो कितना 50% सक्सेस रेट हो गया। पर देखो इसका कोई सेंस बनता है, 2 लोगों ने लिया है, एक सेलेक्ट हो गया, तो ऑब्वियसली 50% सक्सेस रेट तो हो गई। बट किसने, अपने रिस्क पे, वो 2 लोग अपने रिस्क पे ही लेके आए इसे। ठीक है, तो मैंने आपको बोला ना कि हिंदी के लिए फिर भी आपको काफी चीजें मार्केट में मिल जाएंगी इसके लिए, बाकी सब के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं रहता। ठीक है, अब देखो मैथमेटिक्स का गेम देखो, मैनेजमेंट का देखो पहला, 31, ओनली 31, कितना प्यारा सब्जेक्ट है 31, केवल 5 सेलेक्ट हो गए, 16% सक्सेस रेट हो गया। कंपटीशन ही नहीं हाँ। अब मैथमेटिक्स की बात करें, जो मैंने आपको फोर्थ पॉइंट बोला था ना, स्कोरिंग, इसने क्या किया है मैथमेटिक्स को बहुत ज्यादा आज के टाइम में, टुडेज टाइम में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कर दिया है। देखो ना, मोर देन 500 स्टूडेंट्स आर टेकिंग मैथमेटिक्स, 50 सिलेक्शन, 9.7 अबव एवरेज इसका सिलेक्शन रेट है। बट इसमें एक खास बात ये हो गई है, क्योंकि दिस सब्जेक्ट इज गेनिंग प्रोमिनेंस, ठीक है, इसकी कोचिंग भी आजकल मिलने लग गई है, मटेरियल भी मिलने लग गया है, फैकल्टी भी आजकल अवेलेबल है। तो ये भी इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज हो रही है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अब जाके मैथमेटिक्स में भी काफी चीजें मार्केट में आने लगी हैं, तो ये एक नया सब्जेक्ट है। इसीलिए क्यों, क्योंकि मार्केट में वही चीज आएगी जिसके पीछे बच्चे जाएंगे। जैसे ही बच्चे 500 पहुंचे मार्केट में, फैकल्टी आ जाएगा, मटेरियल आ जाएगा, नोट्स आ जाएगा, आंसर राइटिंग आ जाएगा, सब चीज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अभी इसका सक्सेस रेट, क्योंकि स्कोरिंग भी है ना, अबव एवरेज, सक्सेस रेट इसका अच्छा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 160, ओनली 11 गॉट सेलेक्टेड, बिलो एवरेज सक्सेस रेट। मेडिकल साइंस कोई डॉक्टर है वही करेगा, और कोई तो ले नहीं सकता, इंजीनियर मेडिकल साइंस ले नहीं सकता। ठीक है, 196, 24 सेलेक्टेड, अबव एवरेज, और मैं कहूंगा बहुत अच्छा रहा है, गुड। ठीक है, 12%। लेकिन पता ही है ना, सिर्फ डॉक्टर्स ही लेके मेडिकल साइंस दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर डॉक्टर्स हैं मेडिकल साइंस ले सकते हैं तो बिल्कुल लें, अच्छी बात है, क्योंकि उनका कंपटीशन ही बाहर है, वहां कोई आ ही नहीं सकता। फिजिक्स देख लो 131, 7 गॉट सेलेक्टेड, 5 पॉइंट बिलो एवरेज। ठीक है, तो इस तरीके से सिमिलरली जूलॉजी का देखो, स्टैटिस्टिक्स का देखो, स्टैटिस्टिक्स में 3 आउट ऑफ 0, 0। जूलॉजी 56, 4 सेलेक्टेड, 7.4। ठीक है, एवरेज सिलेक्शन रेट। तो आपको इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट्स का एक बार आइडिया लगा, बताइए।
कि किस तरीके से सब्जेक्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं यूपीएससी में। जी सर। यस सर। यस सर, यस सर। और आपको वो चारों पॉइंट्स याद हैं जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किए कि यस सर। व्हाट आर दोज पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू कंसीडर बिफोर सेलेक्टिंग एनी ऑप्शनल। तो वो चारों पॉइंट्स को रखो कंसीडर करने पे, ठीक है, वो चारों पॉइंट्स को रखो। ये सारे आपके ऑप्शनल का स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको दिखाया है, इस स्टैटिस्टिक्स को आपको समझो, जो भी कंफ्यूजन है उनको रख के। और दो चीज आपको और करनी है, वो जो आपको 4 पॉइंट्स बोले वो कंसीडर करिए, ये जो आपको डेटा दिखाया है ये कंसीडर करिए। थर्ड थिंग, आप सिलेबस उठाइए यूपीएससी का, ठीक है, यूपीएससी का सिलेबस जो ऑथेंटिक सिलेबस है वो उठाइए, उसको अच्छे से रीड करिए, एक बार देखिए कि क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है। चौथा, आप क्या करेंगे, यूपीएससी का पीवाईक्यू उठाइए और क्वेश्चंस देखिए उसमें से कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन सब्जेक्ट से क्वेश्चन कैसे बने हैं। सिलेबस देखिए, क्वेश्चंस देखिए, डेटा आपको पता ही है, पॉइंट्स आपको पता ही हैं। चारों को रखिए और नोट डाउन करिए और डिसाइड करिए कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। इससे ज्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिसाइड करने में और कोई भी चीज आपको जरूरत नहीं है। जितना आपको मैंने बताया, डिसाइड करिए, और जब आपका डिसाइड हो जाए तो फिर आप उसमें कूद जाइए बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको ये पॉइंट याद रखना है कि यूपीएससी कभी भी लीनियंट नहीं होता ऑप्शनल पे। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब मुझे बताइए, और किसी को कुछ डाउट है ऑप्शन रिलेटेड, कुछ क्लैरिटी, कुछ सेशन से कुछ फायदा हुआ हो वो बताइए, और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो बताइए। एनी क्वेश्चन, एनीवन? सर तो हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर मैं पूछ रहा जैसे मैनेजमेंट टॉप सब्जेक्ट लेना चाह रहा हूँ मैं अब, क्योंकि मेरा मार्केटिंग था, एमबीए मार्केटिंग। ठीक है, तो मतलब उसमें बेसिकली ओवरऑल मैनेजमेंट का सारा ही देखना पड़ेगा ना, मतलब ऐसे तो नहीं कि जैसे मैनेजमेंट को अलग करके और मार्केटिंग अलग करके ऐसा कुछ हो। ये थर्ड पॉइंट देखो क्या कह रहा है ये। ओके सर, समझ गए? जी सर। और उसके साथ सर में फोर्थ पॉइंट देखोगे, क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, पूछिए। सर जो जैसे लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स अपन ने चूज किए, तो लाइक डिग्री के एक लेवल ऊपर और मास्टर्स के लेवल, मतलब उसके बीच की ही अपने को इन डेप्थ होना, कि मतलब कैसा आपने लाइक कॉल पे बताया था तो। हाँ जी, ग्रेजुएशन तो कंप्लीट आपको कमांड होनी ही चाहिए, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन में मिलते हैं, क्योंकि आपका जो कॉलेज का सिलेबस है, ठीक है, जो कॉलेज का सिलेबस चलता है और जो यूपीएससी अपना सिलेबस बनाता है, थोड़ा डिफरेंस उसमें होता है। तो पॉसिबल है कि कुछ जो यूपीएससी ने टॉपिक्स आपको दिए हों वो आपको पोस्ट ग्रेड में दिखेंगे, या उस तरीके की जो अंडरस्टैंडिंग है वो पोस्ट ग्रेड में आएगी, समझ रहे हो? तो यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा जाएगा, पर ग्रेजुएशन तो है ही है, ग्रेजुएशन पे तो कंप्लीट आएगा ही, और थोड़ा सा वो पोस्ट ग्रेड तक जाएगा, तो आप इन बिटवीन समझ सकते ओके सर। हो। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? कुछ फायदा हुआ इस हेलो। सेशन का? कुछ फायदा हुआ तो वो बोलो। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, मैं अभी बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, थर्ड ईयर में हूँ अभी। तो जी, फिर ऑप्शनल के लिए एग्रीकल्चर कैसा है, मतलब क्या, मुझे इतना मालूम नहीं है उसके बारे में। अभी आपने पूरा सेशन अटेंड किया है, यस सर। तो आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है? एग्रीकल्चर देखो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, अबव एवरेज हाँ सक्सेस जी। रेट है, कंपटीशन भी कम है, एक अच्छा ऑप्शनल हो सकता है अगर आपकी कमांड है। 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको डिस्कस किए वो देखो, सिलेबस को उठा के एक बार देखो, प्रीवियस ईयर ओके। क्वेश्चंस को एक बार देखो, और सबको देख ओके के सर। समझ बनाओ कि कितने लेवल की आपको डेप्थ चाहिए इसमें, क्योंकि आप यस एग्रीकल्चर के सर। स्टूडेंट हो। तो जब आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो आप सिलेबस उठाओगे, जब क्वेश्चंस उठाओगे आपको खुद समझ में आने लगेगा कि भाई ये किस लेवल तक जा रहा है, इस पे मैं हाँ कमांड जी बना सर। पाऊंगा या नहीं। अगर हाँ आपको सर। लगता है कमांड बना पाओगे, सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, कंपटीशन बहुत कम है,
गो फॉर इट, क्योंकि आपका ओके ग्रेजुएशन भी सर। आपके सारे पॉइंट्स मैच कर रहे हैं ना। हाँ जी सर। हाँ, तो बस आपको क्या करना है, सिलेबस देखना, प्रीवियस क्वेश्चन देख के समझना है कि भाई किस लेवल तक के जा रहे हैं क्वेश्चन। यस सर। थैंक यू बस सर। यही है, यस सर। तो डिसाइड यस करो। सर। यस सर। हाँ जी, और बताइए। सर एक चीज और पूछना था। हम्म, सर लाइक जैसे अपन ने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया, लाइक कोई भी एक सब्जेक्ट अपन ने चूज किया, तो उसकी जो स्टडी है तो वो लाइक स्टार्टिंग से अभी से ही मतलब चालू करनी है, कि लाइक थोड़ा सा अपन ने पहले जो मेन सब्जेक्ट है जीएस के जो बाकी के, उसको अपन ने प्रिपेयर किया, उसके बाद फिर अपन उसके ऊपर जाए, कि मतलब कैसा है, यानी ये प्रिपरेशन का टाइमिंग पूछ रहा हूँ मैं, लाइक कैसा। दोबारा पूछो। सर जैसे लाइक कोई एक सब्जेक्ट चूज किया मैंने, लाइक केमिस्ट्री या फिर लाइक सिविल इंजीनियरिंग, तो हाँ, उसका लाइक स्टडीज, लाइक जैसे मैं अभी एनसीईआरटी का फाउंडेशन वाले वगैरह कर रहा हूँ, तो उसके साथ ही मैं स्टार्ट करूँ कि पहले थोड़ा सा एक लेवल तक के आ जाऊँ बाकी सब्जेक्ट्स में, फिर इसको अलग से टाइम देना स्टार्ट करूँ, कैसा है, यानी वो पूछ रहा हूँ। ऑप्शनल को, हाँ ऑप्शनल यस सर, को ऑप्शन इसके साथ, देखो ये डिपेंड करता है कि आप अटेम्प्ट किस साल दे रहे हो। अगर आप 25 ट्वेंटी अटेम्प्ट ट्वेंटी दे रहे हो, सिक्स 26 में। ठीक है, 26 में दे रहे हो, तो आप ये एक्स्ट्रा टाइम लेवरेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन सपोज अगर मैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड एक साल के हिसाब से बताया जाता है ना, कि अगर कोई बच्चा 2025 देना चाह रहा है, तो उसको बोला जाएगा ना कि भाई पैरेलली जीएस के साथ में अपना 3-4 महीने में अपना जो है ऑप्शनल को कंप्लीट करके रखो, ठीक है, ताकि जब आप प्रीलिम्स दोगे तो प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाओगे, उसके बाद जब आप मेंस देने आपको उस सिचुएशन में पहुंचोगे, तो आपके पास में आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो तैयार होना चाहिए विद नोट्स एंड एवरीथिंग, ताकि आप सिर्फ इमीडिएटली रिवीजन और प्रैक्टिस, बिकॉज इन इन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम्स आपके पास जो टाइम है 2, ढाई, 3 महीने का, वो आपका केवल और केवल प्रैक्टिस और रिवीजन में ही जाता है, आप उसमें कुछ नया पढ़ने की कंडीशन में नहीं होते। तो मेक श्योर कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करो, किसी भी साल आप दे रहे हो, सपोज प्रीलिम्स मई में है, आप, मैं कहूंगा आप फेब मार्च से आप शुरू कर देते हो, फेब से शुरू कर देते हो प्रीलिम्स की, तो जब आप किसी भी साल के प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करने जा रहे हो, उससे पहले आपको ऑप्शनल कंप्लीट हो रहा होके रखा रहना चाहिए बस। आप चाहे अगली साल दो चाहे उससे अगली साल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपने कंप्लीटली प्रीलिम्स पर फोकस कर दिया है, उस साल आप देने जा रहे हो, तो मेंस आपका तैयार होना चाहिए। यस सर। क्लियर है सबको? और बताइए, और किसी को कोई डाउट? सुमुखी सर बताइए, कोई एक डाउट? डाउट है। हाँ जी सुमैया बताइए। सर अभी हम बीएससी फाइनल ईयर में है, तो कुछ ऑप्शन में हम्म, साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले सकते हैं क्या, कुछ प्रॉब्लम है? साइकोलॉजी बिल्कुल ले सकते हो। कुछ बेट आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, एक बार दोबारा बोलो। सर कुछ बेनिफिट अगर ऑप्शन में लेने से? नहीं आ रही, मैं आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से, शायद नेटवर्क इशू है कोई। सर अभी? एक काम करो, मेरे से कॉल पे पूछ लेना, कॉल कर लेना मेरे को, इसके बाद कॉल कर लो मेरे को, ठीक है? जी सर। हाँ कॉल कर लो, इसके बाद जैसे ही मैं सेशन एंड करता हूँ, इसमें को कॉल, और मैं बताता हूँ आपको। हाँ, आप बताइए, किसने हाथ उठाया था अभी? हाँ गुलिस्ता बताइए। सर मुझे है ना क्लासेस के शेड्यूल समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ पर कुछ बोलूँ, कोई हेल्प भी नहीं कर रहा मेरी, मैं क्या करूँ? क्लासेस से चलो, आपको कॉल पे मैं बात करता हूँ इससे रिलेटेड, अभी इससे रिलेटेड डाउट बताइए बाकी। गुलिस्ता एक बार सर व्हाट्सएप जी करो सर। मेरे को मैसेज। ओके सर, ठीक है। हाँ अभी करो, मैं आपकी बात करता हूँ आपसे। हाँ जी, और भी पूछ रहा था। पूछो भाई, पूछो, क्वेश्चन पूछो जिसको पूछना है। हैंड रेज मत करो, सीधे पूछो, इतना ज्यादा है नहीं अभी हमारे पास, पूछ सकते हो।
नहीं है कोई क्वेश्चन, सेशन एंड करूं फिर मैं? सर चलो ठीक है, फिर सेशन खत्म करते हैं। और आई होप आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो ये सेशन आपके डिसीजन मेकिंग में इन ऑप्शनल सब्जेक्ट। बाकी जिनके इंडिविजुअल डाउट्स थे, गुलिस्ता का जो भी था एंड सुमैया, आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर दो और इस सेशन के बाद कॉल कर लो, आपकी मैं भी उससे रिलेटेड भी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है? इसको फिर यहीं पे एंड करते हैं, ओके? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। अच्छे से सोच समझ के करिए सेलेक्ट और मुझसे बात करिए। थैंक यू सर। हाँ, यूनिक आत्मा, व्हाट्सएप करो मेरे को, स्ट्रेटेजी बताते हैं, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट।